नमस्कार प्यारे साथियों। मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का एक प्यारी सी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए एक प्यारी सी क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और बढ़िया तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम 25 क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के करने वाले हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन तो मैंने पिछली क्लास में ही करा दिए थे। इस वाली क्लास में केवल 20 क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो कि आज के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर आज का पहला है। तो क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए जो तरीके सिखाए हैं वो तरीके आपको अप्लाई करने आने चाहिए। क्या बताया था? कभी भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले कोशिश किया करो कि जो पार्ट आपको इम्प्रूव करने के लिए दिया गया है उसको पढ़ के देखा करो। कई बार ऐसा होता है कि केवल उतना पढ़ने से ही आपको पता चल जाता है कि इसमें गलती है या नहीं है। समझ पा रहे हो? अब जैसे देखो यहाँ पे कह रहा है बी सॉ चेजिंग। तो मैं यहाँ पे समझ गया कि ये बी की फॉर्म दे रखी है और मैं बी की फॉर्म से रिलेटेड क्या बात जानता हूँ। बी की फॉर्म से रिलेटेड हम बात जानते हैं कि भाई इसके बाद या तो कोई थर्ड फॉर्म आएगी या मेरे प्यारे साथी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। अच्छा, और कोई फॉर्म तो नहीं आ सकती? जी बिल्कुल नहीं आ सकती। तो आप मुझे जरा देखकर बताइए कि आपने यहाँ बी की फॉर्म के बाद ये 100 सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे लगा दी? क्या ये ठीक है? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी ये तो गलती हो गई। अगर गलती हो गई तो फिर नो इम्प्रूवमेंट आंसर नहीं हो सकता। अब इसके बाद हम क्या करें? थर्ड फॉर्म लगाएं या आईएनजी वाली लगाएं? मतलब सॉ करें या सींग करें? तो इसमें आपको जोर तब देना है, पहले आप ऑप्शन को देख लो। आपको किसी भी ऑप्शन के अंदर सींग नजर आ रहा है? ये वाली फॉर्म किसी ऑप्शन के अंदर नजर आ रही है आपको? ये देखकर बताओ जरा मुझे। तो आप कहेंगे भैया जी किसी ऑप्शन के अंदर नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब हमें हर हाल में क्या करना होगा? यहाँ पे सीन करना होगा। वैसे मैंने आपको लॉजिक बताया हुआ ही है कि आईएनजी वाली फॉर्म तब लगाते हैं जब आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस की जरूरत हो, और थर्ड फॉर्म बी के साथ तब लगाते हैं जब पैसिव सेंस बनानी हो। समझ में आ गई बात? तो फिलहाल यहां पर भी देखो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रखी है, नहीं बनेगा आंसर। यहां देखो बी को बींग कर दिया। अब आप समझो यहां पे अगर आप यहां पे बींग कर दोगे बात तो तब भी गलत हो जाएगी, क्योंकि क्या बताया था? कोई भी मॉडल वर्ब आएगी तो उसके बाद जो आप वर्ब लगाएंगे वो हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में होनी चाहिए। तो यहां पे बी लगा के दे रखी थी, ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको बींग कर दिया तो बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। यानी यहां पे बींग भी नहीं कर सकते। तो आपको केवल केवल ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकालना था। आप कभी भी ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकालते हो ना, तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लगाने में चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, तो हमेशा थोड़ी थोड़ी नॉलेज यूज करके आंसर आपको लगाना चाहिए। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन का प्रॉपर लॉजिक भी मैं बता देता हूं, इसके अंदर और जानकारी भी बता देता हूं। देखो यहाँ पे कैन मॉडल वर्ब दे रखी थी, मॉडल वर्ब के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए, लगा रखी है। लेकिन आप जानते हो कि बी के बाद या तो थर्ड फॉर्म आएगी या आईएनजी वाली। हमें किसी भी ऑप्शन में आईएनजी वाली दिख ही नहीं रही थी। इसका मतलब तुरंत समझ जाओ कि यहाँ बी प्लस थर्ड फॉर्म बन रहा है। यहाँ पे बी प्लस थर्ड फॉर्म बन रहा है, मतलब पैसिव वॉइस। यहाँ पे पैसिव वॉइस बन रही है। अब पैसिव वॉइस बन रही है तो आगे आप नोटिस करो, ये एक वर्ब वाला पार्ट हो गया पूरा। इसके बाद दूसरी वर्ब और आई है। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था वर्ब दो तरीके की होती हैं, एक तो फाइनाइट वर्ब होती है आपकी, और एक मेरे प्यारे साथी नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब को आपको क्या करना होता है? जब एक सेंटेंस में आपको दो वर्ब एक साथ यूज करनी हो, यानी एक तो आपकी मेन वर्ब और एक मेरे प्यारे साथी और भी कोई आपको वर्ब यूज करनी होती है, तो जो मेन वर्ब आप यूज करेंगे वो फाइनाइट वर्ब यूज होती है, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब आप यूज करेंगे वो आपकी क्या होती है? जीरंड हो गई, इन्फिनेटिव हो गई और पार्टिसिपल हो गई, इस सेंस में यूज होती है। तो यहां पे जो आपने ये चेजिंग लगाया है ना, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है और ये किसका काम कर रहा है? यहाँ पे जीरंड का काम कर रहा है। ठीक है, मतलब ऑस्टिन कैन बी, मतलब उसको देखा गया, क्या करते हुए देखा गया? चेजिंग कॉप्स, कॉप्स को चेज करते हुए विद अ सिकिल। सिकिल मतलब हसिया।
समझ पा रहे हो ना मेरे भाई? तो ये जीरंड है और ये बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे किसी ऑप्शन में चेज करके दे देता और उसको ठीक बनाने की कोशिश करता तो वो चीज़ गलत हो जाती, क्योंकि चेज आपकी वर्ब होती है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर पाती यहाँ पे। कैन वी सॉ व्हाट, क्या करते हुए देखा उसको? चेज करते हुए कॉप्स को, ये चीज़ देखा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जीरंड लगाना जरूरी है। फिलहाल आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन। आशा करता हूं समझ गए होंगे। जितनी जानकारी देनी थी इस क्वेश्चन के अंदर वो मैं कंप्लीट दे चुका हूं। अब हम यहां पे नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये आपका फेस 10 का क्वेश्चन है, 2022 में जो हुआ था उसका क्वेश्चन है। पूछा गया है क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे, मेड अस टू वेट। अगर इस क्वेश्चन में आप मेरे पढ़ाई हुई चीजें जो मैंने अभी जस्ट आपको प्रैक्टिस कराई है, अगर वो क्लास भी देखी होंगी वर्ब की, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर दोगे। कैसे? क्वेश्चन में आप नोटिस करो, दे आपका एक सब्जेक्ट दे रखा है, मेड आपकी वर्ब दे रखी है, अस आपका ऑब्जेक्ट दे रखा है, टू वेट फिर से लग रहा है आपको इन्फिनेटिव दे रखा है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथी, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये इन्फिनेटिव आपको दे रखा है। फिर वाइल कंजंक्शन है, उसके बाद दे आपका सब्जेक्ट है, वर चेकिंग आपका वर्ब वाला पार्ट है और आर डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट है। तो दो क्लाउजेस दे रखी हैं, लेकिन आपका जो इंप्रूवमेंट करने वाला पार्ट है वो इतना है। अब आपको यहाँ पे नॉर्मली जब आप इसको देखोगे तो आपको कोई गलती नजर नहीं आएगी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कॉजेटिव वर्ब की जरूरत पड़ने वाली है। इस क्वेश्चन में आपको किसकी जरूरत पड़ने वाली है? कॉजेटिव वर्ब की। समझ पा रहे हो? कॉजेटिव वर्ब की। कॉजेटिव वर्ब कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको एक तो गेट बताई थी, एक हैव बताई थी, और मेरे प्यारे साथी एक मैंने आपको बताई थी मेक। तो मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था कि गेट और हैव कभी भी कॉजेटिव वर्ब का काम करती हैं, या मेक कभी भी कॉजेटिव वर्ब का काम करती हैं, तो ये तो अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो जाएंगी, ये अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो जाएंगी। लेकिन इनके बाद जो आप मेन वर्ब लगाओगे, उसका लॉजिक थोड़ा सा चेंज हो जाता है। गेट और हैव के साथ तो आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं मेन वर्ब की, मतलब जो काम कराया गया होता है किसी के द्वारा, और मेक के साथ में आप क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये मैंने कई बार आपको चीज बताई है और इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चाहे एग्जामिनर कुछ लगा के दे दे, चाहे वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के दे, चाहे वो आईएनजी वाली लगा के दे, चाहे इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दे, वो सब गलत हो जाएगा। बस आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है कि आपकी गेट और हैव कभी भी पॉजिटिव वर्ब बन रही होगी तो वहां पे उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म में आएगी, और अगर मेक आपकी पॉजिटिव वर्ब का काम कर रही होगी तो उसके बाद आप कौन सी फॉर्म लगाएंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब जरा मुझे यहां देख के बता दो कि भाई मेड आपको दे रखा है, मेड दे रखा है मतलब मेन वर्ब आनी चाहिए फर्स्ट फॉर्म में, तो यहां पर जो आपने टू वेट लगा रखा है ये गलत हो जाएगा, केवल वेट होना चाहिए। तो केवल वेट होना चाहिए, यहां पे मेक कर दिया, मेक कर दोगे तो टेंस चेंज हो जाएगा, हमें बात पास्ट में रखनी है। अब आप कहेंगे क्यों भैया जी पास्ट में ही क्यों रखनी है? मेरे प्यारे साथी यहां देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दे रखा है आगे, तो इधर भी पास्ट पास्ट होगा तभी तो रिलेशन मेंटेन होगा, तो प्रेजेंट तो वैसे भी नहीं कर सकते। अब पास्ट यहां करके दे रखा है, यहां करके दे रखा है, लेकिन यहां पे देखो टू वेट्स कर दिया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ना कि ऐसे आईएस वाली, और हमें तो इन्फिनेटिव वैसे भी नहीं चाहिए, हमें तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, केवल एक ही ऑप्शन आपका राइट आंसर बच रहा है, वो है ए वाला। तो ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये इतने समझा समझा के क्यों करा रहा हूं? ये एक दो क्वेश्चन इसीलिए इतना समझा के करा रहा हूं क्योंकि इसके बाद आपको तेजी से क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, ये भी फेस 10 का क्वेश्चन है, 2022 में जो आपका हुआ था। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है दे विल नॉट सैंक्शन टू कॉपी विदाउट परमिशन। देखो सैंक्शन का मतलब होता है किसी चीज की अनुमति प्राप्त करना, ठीक है? अनुमति वगैरह यानी परमिशन के सेंस में ही होता है ये वर्ड। तो अगर हम बात करें, उनको अलाउ नहीं किया गया कॉपी करना विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के। तो आप क्वेश्चन में अगर नोटिस करेंगे, जब कोई चीज किसी को अलाउ की जाती है तो मेरे प्यारे साथी जब आप सैंक्शन करेंगे तो इन्होंने खुद को तो ऐसा नहीं किया होगा, मतलब ये खुद को ही परमिशन नहीं दे रहे कि हम बिना परमिशन के कॉपी नहीं करेंगे, खुद को उन्हें परमिशन दे दी। नहीं भाई, यहां पे असल में आपको एक्टिव सेंस में इसको यूज ही नहीं करना है, आपको इसको पैसिव सेंस में यूज करना है।
कैसे सेंस में यूज करना है प्यारे साथी? पैसिव सेंस में, ठीक है ना। तो पैसिव सेंस में जब आप इसको यूज करेंगे तो आप मुझे देखकर बताइए, विल नॉट और बी प्लस थर्ड फॉर्म उसके अंदर बनना चाहिए, तभी काम सही बनेगा। तो दे विल नॉट बी सैंक्शनड टू कॉपी विदाउट परमिशन, यानी उन्हें परमिशन नहीं दी गई, बिना मतलब उन्हें कॉपी करने की परमिशन नहीं दी गई, मतलब वो बिना उसके मतलब किसी अनुमति के कॉपी नहीं कर सकते थे। ये चीज की उन्हें परमिशन नहीं दी गई, उनके द्वारा कोई भी होगा उसके द्वारा नहीं दी गई उन्हें। तो मेरे प्यारे साथी बी प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि आपको पैसिव वॉइस चाहिए। वैसे ठीक दे रखा है, देखो यहाँ पे दे के साथ बिल आ जाएगा, ठीक है। नॉट नेगेटिव एडवर्ब है, बिल मॉडल वर्ब है, इसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए। बिल नॉट सैंक्शन, अब आपको लग रहा होगा भैया जी आपने तो बताया था ये TION या ION आपके जो ये सफिक्स लगे होते हैं किसी वर्ड के पीछे, तो ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन होते हैं। मेरे प्यारे साथी याद रखना, ये जो सैंक्शन वर्ड होता है ये आपका वर्ब होता है। इंग्लिश में भी एक्सेप्शन नाम की चीज होती है, एक्सेप्शन इंग्लिश में भी होते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये चीज ध्यान रखना, फिलहाल सैंक्शन आपका वर्ब होता है। अच्छा, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद ये इन्फिनेटिव आपको दे रखा है कि भैया क्या चीज़ सैंक्शन नहीं किया, ठीक है। तो टू कॉपी करना। अब लेकिन यहाँ पे हमें पैसिव सेंस चाहिए, क्योंकि हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि यहाँ पे परमिशन किसी के द्वारा नहीं दी जाएगी ना इनको। तो यहाँ पे पैसिव सेंस देखो, क्या इस ऑप्शन में नजर आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इस ऑप्शन में नजर आ रही है? जी बिल्कुल भी नहीं आ रही। क्या इसमें? बिल्कुल भी नहीं है। केवल एक ही ऑप्शन में देखो आप दे रखी है आपको बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये देखो ये दे रखी है। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। समझ में आ गई बात? मतलब बस केवल पैसिव सेंस आपको पकड़नी आनी चाहिए थी। और पैसिव सेंस कैसे पता करते हैं मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि भाई अगर आपका सब्जेक्ट, याद रखना, अगर आपका सब्जेक्ट खुद से काम कर सकता है, काम कर सकता है, तो वहां पे एक्टिव सेंस होगी। और अगर आपका सब्जेक्ट काम नहीं कर सकता तो वहां पे पैसिव सेंस होगी। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये पूरा का पूरा आपको इंप्रूव करना है। क्वेश्चन है लेट अस प्रेयर, ये भी फेज 10 का क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको तभी कर सकते हैं जब आपको इस लेट वर्ब के बारे में जानकारी होगी। तो जरा मुझे बताइए कि कौन सा आंसर राइट होगा। देखो भाई, अगर मैं आपको बताऊं तो लेट वर्ब की खासियत होती है कि लेट वर्ब अपने तुरंत बाद, याद रखना, लेट वर्ब जो होती है वो अपने तुरंत बाद अपना क्या लेगी? ऑब्जेक्ट लेगी। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, लेट वर्ब अपने तुरंत बाद अपना क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है। दूसरी बात जो आपको तुरंत इसके बाद ध्यान रखनी है कि लेट वर्ब जो होती है वो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगी, और फिर दूसरी चीज जो वो लेती है वो होती है मेन वर्ब, और वो भी किस फॉर्म में? तो आपको याद रखना है फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? बस लेट वर्ब के बारे में इतनी चीजें याद रखना, आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो लेट वर्ब अपने बाद अपना तुरंत ऑब्जेक्ट लेगी, और उसके बाद जो वो मेन वर्ब लेगी वो किस में लेगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में लेगी। भाई इंग्लिश के अंदर ना बहुत सारी चीजें याद रखने वाली होती हैं, याद करना प्लस उनको इंप्लीमेंट करना, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अब जरा मुझे देखकर बताओ किस ऑप्शन में ये चीजें नजर आ रही हैं, जरा देखकर बताओ जल्दी से, किस ऑप्शन में नजर आ रही हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे प्रेइंग कर दिया, प्रेइंग का मतलब आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आएगा। यहाँ पे पैसिव सेंस बना दी, जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे बोले लेट अस प्रे, चलो प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें ऐसे करके। तो यहाँ पे बी प्रेयर कर दिया, बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि प्रेयर तो नाउन है, तो ये तो वैसे ही नहीं आएगा। यानी केवल एक ही ऑप्शन में हमें वो सारी चीजें नजर आ रही हैं जो हमें चाहिए थी। किस ऑप्शन में? थर्ड वाले में, लेट अस प्रे। देखो इसमें दे रखा है लेट के तुरंत बाद उसका ऑब्जेक्ट दे रखा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, और यही तो हमारा स्ट्रक्चर था, यही तो हमें चाहिए था। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो पॉज करके आराम से आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर भी काफी सारी बातें ऐसी हैं जो आपकी रिवाइज भी होंगी, और काफी सारी बातें ऐसी हैं जो आप आसानी से कर देंगे। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है द स्नोस्टॉर्म इन दैट रीजन विल इफेक्ट थाउजेंड ऑफ ट्रेवलर्स। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैंने आपको क्या कहा था? सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय आपका ध्यान सबसे ज्यादा इस वाले पार्ट पे होना चाहिए जिसको इंप्रूव करना है। अब आप जैसे ही देखोगे तो आपको गलती तो तुरंत मिल जाएगी। कैसे भैया जी, कैसे गलती मिल जाएगी? यार एक बात बताओ,
ये बिल क्या है? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के तुरंत बाद आप जानते हो कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, जिसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोल देते हैं हम। तो यहां पर तो आपने वर्ब ही यूज नहीं किया भाई, आपने तो नाउन यूज कर लिया। क्योंकि हमने आपको बहुत अच्छे से ये चीज बताई है कि ये जो ई वाला इफेक्ट होता है आपका, ये आपका नाउन होता है और इसका मतलब होता है प्रभाव। और ये जो ए वाला अफेक्ट होता है, अफेक्ट और इफेक्ट, इनके प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है। ये आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है प्रभावित करना। इफेक्ट आपका नाउन होता है, जिसका मतलब होता है प्रभाव। तो मेरे प्यारे साथी, हमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी ना, लेकिन एग्जामिनर ने क्या लगा के दिया? नाउन। तो गलती तो हमें मिल गई कि भाई इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन में केवल इतनी ही गलती है? जो इंप्रूव करने वाला पार्ट एग्जामिनर ने दिया है, क्या उसके अंदर इतनी ही गलती है और कोई गलती नहीं दिख रही है? तो आपका नाउन चैप्टर का प्रैक्टिस करने का फिर क्या फायदा हुआ भाई? इसके अंदर एक और भी गलती है। अगर आपने नाउन चैप्टर में मेरे साथ अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की थी तो आपको एक बात पता होगी, मैंने आपको यूनिट का कॉन्सेप्ट सिखाया था और वहां मैंने बताया था कि अगर यूनिट से पहले कोई भी डिजिट नहीं दी है और उसके साथ में, तब हम कौन सा वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं? ऑफ वाला। देखो ऑफ वाला स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है। ऑफ के बाद मेन नाउन दिया होगा, देखो ट्रैवलर दे रखा है। फिर मैंने ऐसे में क्या बताया था कि जब यूनिट से पहले कोई भी डिजिट ना दी हो तो उसे ऑफ वाले स्ट्रक्चर में लिखते हैं, और जो मेन नाउन होता है उसको प्लूरल में लिखते हैं। देखो ट्रैवलर्स लिखा हुआ है, प्लूरल में है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर मैंने कहा था कि ऐसे केस में जो आपकी यूनिट दी जाती है, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो मिलियन हो, चाहे वो ट्रिलियन हो, कोई भी यूनिट दे रखी हो, उसको भी प्लूरल सेंस में लिखा जाता है। तो ये भी तो गलती थी इसके अंदर, ये तो नाउन चैप्टर पे बेस्ड थी। आशा करता हूं कि आप इसको भी देख पाए होंगे। फिलहाल आप देखो, यहां पे 1000 कर रखा है, नहीं बनेगा आंसर। यहां इफेक्ट कर रखा है, नहीं बनेगा आंसर। यहां गलती हो गई, नो इंप्रूवमेंट, आंसर नहीं होगा। केवल एक ही पार्ट है जो कि हमारा आंसर बनेगा, डी वाला ऑप्शन। देखो इसके बाद सारी चीजें ठीक दे रखी हैं इसके पास। बिल के बाद हमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, अफेक्ट दे रखी है। हमें प्लूरल में चाहिए 1000, तो वो भी दे रखा है, थाउजेंड्स ऑफ ट्रेवलर्स, हजारों यात्रीगण। समझ में आ गई बात? तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं भाई। करिए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे माई कंपनी बिलीव्स दैट नो वन शुड टर्न अप लेट फॉर वर्क। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी कंपनी का मानना है, मेरी कंपनी विश्वास करती है कि कोई भी अपने काम पर जल्द लेट नहीं होना चाहिए, ऐसी बात है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपको इंप्रूव क्या करना है। तो आप कहेंगे भैया जी ये वाला पार्ट हमें इंप्रूव करना है। अच्छा, अब इस वाले पार्ट के बारे में ही पहले पूरी जानकारी ले लो। पहले मुझे ये बताओ, ये जो बिलीफ वर्ड आपको दिया गया है ये क्या है? तो कई सारे बच्चे हो सकता है इसको वर्ब मान लें, और कई सारे बच्चे जिनको पता हो चीजें तो वो इसे तुरंत कहेंगे कि भैया जी ये तो नाउन है। और बिल्कुल ठीक बात आप समझ रहे हैं कि ये जो आपको बिलीफ वर्ड दे रखा है ये अपने आप में नाउन है। जो बच्चे इसे वर्ब कंसीडर कर रहे होंगे वो गलत कर देंगे भाई, ये वर्ब नहीं है, ये आपका नाउन है। अगर ये नाउन है इसका मतलब होता है भरोसा, ट्रस्ट। समझ में आ गई बात? तो ट्रस्ट, बिलीव, ये चीज आपके नाउन है, दोनों के दोनों। तो बिलीफ है ये। अच्छा, वर्ब क्या होती है फिर? तो भैया जी वर्ब क्या होती है ये भी तो बता दो। देखो वर्ब होती है आपकी बिलीव, ये आपकी वर्ब होती है बिलीव। इसका मतलब होता है आपका क्या? भरोसा करना। लेकिन ये बिलीफ जो दे रखा है वो क्या है? वो नाउन है। तो आप मुझे बताओ, माई कंपनी आपका क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो आपको यहां पे क्या चाहिए? वर्ब चाहिए थी। सब्जेक्ट वर्ब लगाओगे तभी तो एक क्लाउज बनेगी, क्योंकि आगे दैट कंजंक्शन लगा रखा है। इसका मतलब एक क्लाउज खत्म, दूसरी क्लाउज शुरू यहां पे। तो यहां पे सब्जेक्ट और वर्ब मिलके एक क्लाउज बनाते हैं, तो हमें यहां दोबारा से नाउन नहीं चाहिए था, वो सॉरी नाउन नहीं चाहिए था, हमें यहां क्या चाहिए थी? वर्ब चाहिए थी। तो जरा मुझे देखकर बताओ आपको कहां पर दे रखा है। देखो यहां बिलीविंग दे रखा है। बिलीविंग मतलब आईएनजी वाली फॉर्म। आईएनजी वाली फॉर्म अगर वर्ब का ही काम कराने के लिए हमें चाहिए, हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखाने के लिए चाहिए, तो इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब भी तो होनी चाहिए या नहीं? लेकिन यहां तो नहीं दे रखी, नहीं दे रखी, तो ये आंसर नहीं बन सकती, ये आंसर नहीं बन सकती। अच्छा, बिलीव फिर से हमारा नाउन हो गया, तो ये भी आंसर नहीं बन सकता। नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं क्योंकि ऊपर भाई गलती दे रखी है।
तो आंसर हमारा क्या बच गया सीधे सीधे, केवल एक ऑप्शन, वो भी सेकंड वाला। तो बिलीफ हमारा क्या हो जाएगा, बिलीफ्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आई बात? बहुत आसानी से, बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको बताया कि बिलीफ वर्ब नहीं है, वो नाउन है, और एस लगा के इसको प्लूरल में बनाने की कोशिश की ताकि आपको कंफ्यूज कर सके कि भैया वर्ब हमने सिंगुलर यूज की है वहां पे। तो जो बच्चे इसको वर्ब समझ लेंगे वो गलत कर देंगे, वर्ब आपकी ये होती है बिलीव। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है इन द 19th सेंचुरी मैनी न्यू आइडियाज अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग वर बीइंग इमर्ज्ड। अब अगर आप अच्छी तरीके से जानते हैं तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको एक बार और कराया हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन सेम, शायद हो सकता है कि ये डबल भी हो गया हो, क्योंकि मैंने वहां आपको बताया था कि बहुत सारे आइडियाज जो थे 19th सेंचुरी में वो एजुकेशन और लर्निंग से रिलेटेड थे, और वो मेरे भाई सामने आए। तो सामने अगर वो आए हैं तो आप एक बात बताइए, सामने आ रहे थे या सामने लाए जा रहे थे, क्या मतलब है भाई? सीधे सीधे हम एक पास्ट का इवेंट बता रहे हैं कि भाई 19 सेंचुरीज में एजुकेशन और लर्निंग से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज सामने आए, बात खत्म। यहां पे ये क्या मतलब कि पैसिव सेंस में उसको बना के रख दिया है बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा के, पैसिव सेंस का कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पे। तो ये तो भाई गलत हो जाएगा, यानी नो इंप्रूवमेंट नहीं बनेगा। अच्छा, हैव के बाद इमर्जिंग आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हैज, हैव, हैड, इन तीनों के बाद अगर कोई मेन वर्ब आएगी तो वो तो थर्ड फॉर्म में आएगी, तो ये भी लॉजिक खत्म हो गया भाई। अच्छा, वॉज इमर्जिंग अगर आप लगा देंगे तो मेरे प्यारे साथी ये फिर बात हो जाएगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन एक प्यारा सा लॉजिक आप ये समझिए भाई, यहां पे मैनी न्यू आइडियाज की बात हो रही है। आइडियाज मतलब प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब भी नहीं आ सकती, यानी ये भी खत्म। तो आंसर हमारे पास स्पेशली क्या बच गया, केवल डी ऑप्शन, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, केवल बस आपको ये देखना था। देखो, हैव के साथ इमर्जिंग आने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, तो ये वैसे खत्म हो गया। यहाँ पे पैसिव सेंस बना रखी है जिसका कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया भाई। और कॉन्टिन्यूअस की पैसिव सेंस बना रखी है, हालत देखो फिर भी, तो ये भी गलत हो गया भाई। केवल एक ही ऑप्शन है जो यहाँ पे राइट बनेगा, डी वाला। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बताएंगे आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक। तो मैंने कहा था क्वेश्चन जैसे ही एक बार पढ़ लो तुरंत आपका फोकस पूरा होना चाहिए, वो इस इंप्रूवमेंट वाले पार्ट पे होना चाहिए। आप नोटिस करोगे तो आपको बिल मॉडल वर्ब दे रखी है, मैंने कहा था कोई भी मॉडल वर्ब दे रखी हो उसके तुरंत बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, बी दे रखी है। और फिर मैंने आपको बताया था कि भैया बी की फॉर्म के बाद या तो थर्ड फॉर्म लगाओगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओगे, बताई थी ये बात। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल, लेकिन क्या आपने यहाँ पे लगाई है, जरा मुझे देखकर बताइए, क्या आपने यहाँ पे लगाई है? भैया ये बी के बाद आपने होल्ड लगाया है, क्या आपको ये पता है कि ये जो होल्ड होता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है? क्या आप ये बात जानते हैं, या आपको ऐसा लगता था कि ये थर्ड फॉर्म है? थर्ड फॉर्म नहीं है, होल्ड आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होती है ना, वो हेल्ड होती है। ये सेकंड फॉर्म होती है और ये आपकी थर्ड फॉर्म भी होती है। समझ में आ गई बात? तो यहां पर आपको फर्स्ट फॉर्म लगा के दी, बट हम क्या जानते हैं कि भैया बी के बाद या तो थर्ड फॉर्म आएगी या फिर आईएनजी वाली आएगी, बाकी और कोई फॉर्म तो आ ही नहीं सकती। तो यहां पर गलती भैया हमको मिल चुकी है कि भाई ये जो आपने होल्ड लगा रखा है ये गलत है। तो बिल बी हेल्ड होना चाहिए, किस ऑप्शन में लगा रखा है हेल्ड, जरा ढूंढो। यहां पर गलती कर रखी है तो नो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहां बिल के तुरंत बाद हेल्ड कर दिया तो भाई ये भी चीज गलत हो गई। क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद तो बेस फॉर्म वर्ब ही आएगी ना, लेकिन आपने तो थर्ड फॉर्म लगा दी, तो इस वजह से ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा, यहां होल्डिंग कर दिया, ये भी गलत है। तो केवल बिल बी हेल्ड किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे भैया जी डी ऑप्शन में नजर आ रहा है, मतलब यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। सिंपल, बस केवल ऐसे ही लॉजिक लगाते हुए चलना है और शांति से बढ़िया तरीके से आंसर करने हैं। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे, करिए इसका आंसर। कह रहे द अथॉरिटीज आर अश्योर्ड द पीपल दैट दे विल लुक इनटू द मैटर। तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट आपको इंप्रूव करना है। अब देखो, सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं,
इस क्वेश्चन में, ये सीजीएल प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या तरीका लगाएंगे? देखो, सबसे सिंपल सी बात, मैं यहाँ पे सबसे सिंपल सी बात जो देखूंगा, पहली चीज तो मैं ये देखूंगा कि भैया जी अथॉरिटीज है, मतलब मेरा नाउन जो मुझे दे रखा है, जो सब्जेक्ट दे रखा है वो प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, यहाँ पे लगा रखी है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी लगा रखी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आर बी की फॉर्म होती है, और बी की फॉर्म के बाद अगर थर्ड फॉर्म लगाओगे तो ये क्या बन जाएगी? पैसिव सेंस। आपको एग्जामिनर ने यहाँ पे पैसिव सेंस लगा के दी है। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, ये अश्योर करने का जो काम है, क्या वो अथॉरिटी कर रही है या नहीं? अथॉरिटीज ने ही तो किया है अश्योर करने का काम। यानी कि हमारा यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट दे रखा है, ये काम कर सकता है, ये काम कर पा रहा है। अश्योर करने का काम, लोगों को जो अश्योर करने का काम है वो अथॉरिटी ही करती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे मानो, सीबीआई ने कोई केस लिया, तो सीबीआई जिन लोगों का केस लेगी उनको अश्योर करती है, नहीं करती है, कि आप चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ देख लेंगे, हम बढ़िया तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे मैटर की, बोलती है ना? तो वो अश्योर करती है। तो अथॉरिटीज अश्योर करती हैं खुद से। यानी अथॉरिटी जो आपको ये यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है, ये काम कर सकता है। और मैंने आपको बताया था, जब आपका सब्जेक्ट काम कर सकता हो तो मेरे प्यारे साथी वहां पर पैसिव सेंस नहीं लगाते, क्योंकि आपका सब्जेक्ट काम कर पा रहा है। और सब्जेक्ट जब काम कर पाए ना, तो वहां एक्टिव सेंस आती है। और जब सब्जेक्ट आपका काम ना कर पाए तो वहां पैसिव सेंस आती है। बहुत बार ये बात बता चुका हूं, पहचानने का सिंपल सा तरीका होता है। तो पैसिव सेंस वाले दोनों ऑप्शन उड़ा दो जल्दी से। तो आप नोटिस करो, यहां पैसिव सेंस दे रखी है, मतलब बात तो हो गई गलत, तो नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। दूसरी चीज आप नोटिस करो, यहां भी पैसिव सेंस दे रखी है, तो भाई ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरी चीज आप नोटिस करो, अथॉरिटीज आपका प्लूरल नाउन है। अगर ये प्लूरल नाउन है तो भैया जी इसके साथ ये सिंगुलर वर्ब नहीं आ सकती, यानी डी ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो केवल केवल हमारे पास जो राइट आंसर बच रहा है वो बी वाला ऑप्शन बच रहा है, मतलब यही क्या होगा? राइट आंसर होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है? समझ में आ गई बात? बहुत ही आसान शब्दों में इस क्वेश्चन के अंदर बस इतना सा लॉजिक आपको ढूंढना था कि भाई इसके अंदर पैसिव सेंस आएगी या आपकी एक्टिव सेंस आएगी। जो बच्चा ये पता कर लेगा वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकता था। नेक्स्ट आ जाइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। बढ़िया क्वेश्चन है, CHSL में पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है वी शुड ऑल स्टेज यूनाइट, मतलब हमें सबको मिलजुल के रहना चाहिए, एकता में रहना चाहिए, कुछ ऐसी बात यहाँ पे हो रही है। तो आप नॉर्मल देखेंगे, स्टे यहाँ पे मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जो स्टे होती है ये आपकी वर्ब होती है। अब ये वर्ब होती है, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक बार आप मुझे जरा ये देखकर बताइए, शुड यहाँ पे मॉडल वर्ब है, और मैंने आपको अभी बताया कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा जो आप मेन वर्ब लगाएंगे वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में होनी चाहिए, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। लेकिन आपने यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगा रखी है, जरा देखकर बताइए कौन सी फॉर्म लगा रखी है। तो आप कहेंगे भैया जी हमने लगा रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस। तो ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थोड़ी ना है, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा के आपने क्या बना दी? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बना दी। तो ये तो भाई यहाँ पे नहीं आएगी, गलत हो जाएगा। तो आंसर में हमें क्या चाहिए? केवल केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी स्टे नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। कहाँ दे रखा है स्टे? यहाँ नहीं दे रखा, यहाँ भी नहीं दे रखा, यहाँ भी नहीं दे रखा, केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, वो है सी वाला। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। मतलब केवल बच्चों वाला क्वेश्चन था, बस आप में को इसमें इतनी बात पता होनी चाहिए थी कि भाई शुड एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। लेकिन एग्जामिनर ने वो नहीं लगा रखी, तो गलत हो गया। हमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, मतलब स्टे। किस ऑप्शन में? थर्ड वाले में। यह आंसर हो जाएगा। सिंपल है ना? आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इस क्वेश्चन को पॉज करके मुझे बताना कि आप क्या आंसर करोगे, ठीक है भाई? क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है अ टाइग्रेस हैज गिवन बर्थ टू अ कब। कब मतलब जो शेर के बच्चे और टाइगर के जो बच्चे होते हैं ना, उनको कब बोला जाता है। अच्छा, इन द रणथंबोर टाइगर रिजर्व टेकिंग अ बिग कैट पॉपुलेशन टू 78।
तो मतलब एक जो रणथंभौर में एक टाइग्रेस यानी कि जो मादा चीता थी उसने बच्चे को जन्म दिया, जिससे जो बिग कैट का मतलब जो चीते वगैरह होते हैं ना, चीते तेंदुआ वगैरह, उनको बिग कैट की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये बता रहा है कि बिग कैट की जो पॉपुलेशन थी उसको इन्होंने कितना बढ़ा दिया, 78 तक ये लेके आ गए हैं जैसे ही वहां पे उस बच्चे का जन्म हुआ। अच्छा, तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन में इंप्रूव करने वाला पार्ट कौन सा है? तो आप कहेंगे भैया जी ये रहा इंप्रूव करने वाला पार्ट। अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं कि आप चेक करो क्या ये चीजें ठीक दे रखी हैं इसके अंदर सारी की सारी। टाइग्रेस यानी कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट आपको दे रखा है, तो भैया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, हैज लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है। हैज, हैव, हैड, ये तीनों कभी भी हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे तो इनके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। गिवन दे रखी है, बिल्कुल थर्ड फॉर्म लगा रखी है, ये भी चीज ठीक है। अच्छा, गिव आपकी एक वर्ब होती है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो ये अपने बाद रिप्लाई लेती है व्हाट का या फिर हु का, हु, हुम या व्हाट। तो भाई गिव क्या दिया, व्हाट का रिप्लाई चाहिए इसको। अगर व्हाट का रिप्लाई चाहिए तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो व्हाट का रिप्लाई जो बनेगा वो कोई इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा तो वो नाउन प्रोनाउन होना चाहिए। क्या बर्थ आपका नाउन है? बताइए, क्या बर्थ आपका नाउन है? तो जी मेरे प्यारे साथी, ये बिल्कुल आपका नाउन है। बर्थ वर्ड आपका नाउन है, याद रखना। समझ पा रहे हो? बर्थ वर्ड आपका क्या है? नाउन है। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब यहां पे हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे तो बर्थ आपका नाउन हो गया, तो नाउन हो गया तो बिल्कुल ठीक है, यानी ये वाला जो यहाँ पे पार्ट दे रखा है वो एग्जाम्पल के ये जो भी यहाँ पे चीजें दे रखी हैं वो मुझे ठीक नजर आ रही हैं, मुझे कोई गलती नजर नहीं आ रही। बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, बर्थ्स करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक ही बच्चे को जन्म दिया है, खत्म कर दो इसको। यहाँ पे हैज के बाद देखो ये लगा रखा है, आपको कौन सी फॉर्म दे दी कि भाई सीधे सीधे आपको फर्स्ट फॉर्म लगा के दे दी, बट अभी बताया था कि हैज के बाद तो थर्ड फॉर्म चाहिए मेन वर्ब की, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। अच्छा, वॉज के बाद यहाँ पे बर्थिड कर दिया, तो बर्थिड कर दोगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि जन्म देने के सेंस में जो थर्ड फॉर्म होती है वो बॉर्न होती है प्यारे साथी। तो यहाँ पे तो बर्थिड कर दिया, मतलब नाउन को ही ईडी लगा के कन्वर्ट कर दिया, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया भाई। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, तो ये भी खत्म। आंसर आपका नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा। जो बच्चे इसमें भी एरर निकाल रहे होंगे या जो बच्चे इसमें भी इंप्रूवमेंट कर रहे होंगे कि भैया जी ये वाला लगा दो, ये वाला लगा दो, तो बातें गलत हो जाएंगी भाई। समझ में आ गई ना, बातें गलत हो जाएंगी, नहीं करना है वैसा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर बताइए। कह रहे द एनिमीज हैव क्रॉस द बॉर्डर, और फिर कह रहा है ट्रेडिंग द सोइल ऑन विच दे आर टू बी कॉन्क्योर्ड। तो एमटीएस का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है। इतना बेसिक क्वेश्चन है कि आराम से आप कर दोगे भाई। कितनी बार बता चुके, हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब दे रखी होंगी तो इनके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है। आप देखकर बताओ क्या यहाँ पे दे रखी है, तो आप कहेंगे नहीं यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो गलत हो गया भाई। फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा दी, थर्ड फॉर्म चाहिए। क्या यहाँ दे रखी है, दे रखी है, लेकिन हैज लगा दिया भाई। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर नहीं आ सकती ना। या अब यहाँ पे हैव तो लगा रखा है लेकिन आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी, तो हमें तो थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। ऊपर गलती दे रखी है तो नो सब्स्टिट्यूशन वैसे नहीं होगा, केवल एक ही ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर बनेगा, वो है बी वाला। तो ये क्वेश्चन तो इतना इतना बेसिक था, ये वाला क्वेश्चन तो इतना बेसिक था कि अगर छठे सातवें वाले बच्चे को भी दे देते तो वो भी कर देता इस क्वेश्चन को। क्यों कर देता वो मैं उसका रीजन बता रहा हूँ मेरे प्यारे साथी। उसको वर्ब चैप्टर अच्छे से पढ़ाया जाता है वहां पे, समझ में आ गई। छठे सातवें वाले बच्चे को वर्ब चैप्टर वहां अच्छे से पढ़ाया जाता है, सारी वर्ब के बारे में उसे अच्छे से जानकारी दी जाती है कि भैया अगर ये हेल्पिंग वर्ब होंगी तो इनके साथ जो मेन वर्ब आएगी वो इस वाली फॉर्म में आएगी। ये सारी जानकारी छठे सातवें क्लास में दी जाती है, तो ये बहुत आसानी से कर लेता वो बच्चा। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, ये भी एमटीएस का है। क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे द एग्स आर वार्म इनटू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्व टू हैच फ्रॉम एग्स। अब क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है वो इंप्रूव करने वाला है। अब आप इसमें ही देखो, आपको गलती मिल जाएगी। आप देखो आर बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म के बाद वॉर्म जो यहाँ पे वर्ब लगा रखी है वो अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है। तो भैया बी की फॉर्म के बाद क्या किसी कीमत पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ सकती है, बताओ।
तो आप कहेंगे नहीं आ सकती। तो नहीं आ सकती मतलब गलती तो भैया हो गई, आर के बाद में आपने ये यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत हो गई, यानी नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ आप देखो, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिंगुलर वर्ब भी नहीं आ सकती, यानी डी वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब केवल ये क्वेश्चन ना सिर्फ प्रेपोजिशन पे बेस्ड रह चुका है। तो आपको बस इतना देखना है कि बॉर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ फॉर प्रेपो है, यहाँ टू। तो मैं आपको बता दूं, बॉर्म टू अ सूटेबल टेम्परेचर होता है, यानी सूटेबल टेम्परेचर पे उसको मतलब उबाला गया, लार्व किया गया। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पे फॉर वाला नहीं आएगा, टू प्रेपो इसके साथ आती है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। अब ये क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे, क्योंकि ये जो ओवरफ्लो वर्ब है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है द रिवर ओवरफ्लू इट्स बैंक्स इन द मानसून। सीपीओ टीयर 2 यानी सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है, जिसके अंदर केवल इंग्लिश का बोलबाला होता है, ये आप भी जानते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन में आप देखो, मैंने आपको पढ़ाया था कि ये फ्लाई वर्ब की तरह काम नहीं करती है। जैसे फ्लाई होता है तो इसकी फॉर्म क्या होती है, फ्लाई, फ्लू और मेरे प्यारे साथी फ्लोन। ये आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, ये आपकी सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है, और ये आपकी थर्ड फॉर्म होती है। लेकिन कई बार ना बच्चे इस फ्लाई को इस ओवरफ्लो के साथ में रिलेट कर लेते हैं और उनको लगता है कि ये भी ऐसे ही काम करेगा, तो एग्जामिनर इस चीज से क्वेश्चन बना देता है। अब देखो यहाँ पे ना, ये देखो, ये फ्लू करके दे दिया, तो एग्जामिनर ने सेकंड फॉर्म लगा के दे दिया आपको, जबकि आपको ये करना ही नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्म्स बता रहा हूँ। जो ओवरफ्लो वर्ड होता है, इसकी फॉर्म मैंने अलग से भी लिखाई हुई है अपने बैच के अंदर, आप ध्यान से देखना, वर्ब वाले क्लास में, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो ओवरफ्लो जो होता है ना, इसकी जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म तो ये होती है, और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होती है, वो अगर मैं बात करूं तो बस कुछ नहीं करना होता, फ्लो का फ्लोड कर देना होता है, बात खत्म। यानी ये एक रेगुलर टाइप की वर्ब हो जाती है। यही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और यही आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। समझ में आई बात? तो फिलहाल तो आप मुझे बताइए, आपको यहाँ कौन सी चाहिए। तो आप नोटिस करेंगे, कह रहा है द रिवर ओवर फ्लू इट्स बैंक्स इन द मानसून, यानी मानसून के दौरान जो नदियां होती हैं, यानी मानसून में जो नदी होती है वो अपने बैंक यानी अपने जो किनारे होते हैं उनके ओवरफ्लो हो जाती है, मतलब उन पे से भी उसका पानी जो है वो पार निकल जाता है, ओवरफ्लो हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथी, क्या ये एक फैक्ट की बात कर रहे हैं कि हाँ भैया मानसून के दौरान ऐसा होता है? तो समझ लो, अगर इस बार मानसून आएगा तो इस बार भी ऐसा होगा, अगली बार मानसून आएगा तब भी ऐसा होगा, उससे अगली बार आएगा तब भी ऐसा होगा। तो मेरे प्यारे साथी, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एक फैक्ट है, वो हमेशा वैसा ही रहेगा, होना ही होना है वो चीज। कभी बहुत रेयर केस हो गया कि -1% चांसेस हैं ऐसा होने के, ना होने के ऐसा। तो यानी कि ये एक फैक्ट है, और मैंने आपको बताया था जब फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट कोई आती है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब तो हमें वैसे भी नहीं चाहिए, हमें यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए। तो यहाँ ओवरफ्लू कर दिया, नहीं चलेगा। यहाँ पे इट्स लगा दिया भाई, तो ये भी बात नहीं चलेगी, ये भी बात नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि आपको ये वाले इट्स में डिफरेंस बताया हुआ है मैंने, ये दोनों इट्स में मैंने आपको डिफरेंस बताया हुआ है। मैंने कहा था ये वाला पजेसिव एडजेक्टिव होता है और ये वाला आपका प्रोनाउन होता है। तो आप मुझे बताओ, बैंक्स तो नाउन है ना, और बैंक्स अगर ये नाउन दे रखा है तो इससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, लेकिन एग्जामिनर ने क्या लगा के दे रखा है, पजेसिव, आपका सॉरी पजेसिव नहीं, केवल प्रोनाउन लगा के दे रखा है, इट आपका पर्सनल प्रोनाउन। तो गलत हो गया, हमें पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। तो आप नोटिस करो कहाँ दे रखा है, वो सही कहाँ दे रखा है। तो आप कहेंगे भैया जी ये दे रखा है, देखो यहाँ, और यहाँ पे ये वन टाइम एक्शन की बात कर रहे हैं, तो ओवरफ्लोड, क्योंकि एग्जामिनर ने ओवरफ्लोज वाले को आंसर बनाना ही नहीं चाहा। अच्छा, यहाँ पे एक लॉजिक मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ऑप्शन में जिस हिसाब से सिचुएशन क्रिएट करके दी एग्जामिनर ने, उस हिसाब से तो ऑप्शन डी आंसर बनेगा। लेकिन अगर एग्जामिनर ये कर देता कि इस वाले इट्स को हटा के यहां पर अगर ये वाला इट्स लगा देता, ये वाला इट्स, तो मेरे प्यारे साथी फिर आप डी वाले ऑप्शन को चुनते तो गलत हो जाते, फिर आपको बी वाला ऑप्शन चुनना था। क्योंकि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हर बार मानसून में होगी होगी, नदी कोई भी हो वो अपने किनारों पे से ऊपर आ ही जाती है मानसून के दौरान।
तो वो एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना पड़ेगा। लेकिन यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि भाई उसने आगे जाके चीजें गलत कर दी ना। तो मैंने कहा था आपसे कि कई बार आपको लगेगा कि आप जो लगा के आए वो आंसर ठीक है, क्योंकि आप उसको केवल थोड़ा सा चेक करेंगे, आपको लगेगा कि यहां दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट तो यही ठीक है। लेकिन आगे तो देख लो भाई, ये गलती करके दे दी ना उसने, इस वजह से ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। तो केवल सही कहां दे रखा है, यहां। और पास्ट इंडेफिनिट में इसको रखोगे तो बिल्कुल ठीक है भाई। वो मानसून के पिछले वाले मानसून की बात कर रहा होगा, तो वो तो बीत गया ना, तो वो पास्ट में चला गया आपका। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो आशा करता हूं कि ये जो इसका लॉजिक है आप समझ पाए होंगे। इसका आंसर डी बनेगा यहां पे, लेकिन एग्जामिनर चाहता तो बी वाले ऑप्शन को भी और खतरनाक करके उसका आंसर बनवा सकता था, बट उसने नहीं बनाया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आ जाइए, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है भाई, लेकिन इस क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड उड़ा सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है द न्यूज अबाउट द सर्ज इन कोविड-19 केसेस इज ब्रॉडकास्टेड एवरी मॉर्निंग। तो क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरे प्यारे साथी, मैंने आपको बताया था इरेगुलर वर्ब्स की एक कैटेगरी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि तीनों की तीनों फॉर्म्स कैसी रहती हैं भाई, सेम रहती हैं। जैसे कट हो गई, पुट हो गई, सट हो गई, कास्ट हो गई, ब्रॉडकास्ट हो गई, आपकी फॉरकास्ट हो गई। तो कुछ वर्ब मैंने आपको बताई थी, तो क्या मुझे देखकर बताइए उनमें से ये ब्रॉडकास्ट वर्ब आपको नजर नहीं आ रही है? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल। अब देखो, न्यूज जो है वो खुद से तो ब्रॉडकास्ट नहीं होगी, उसे कोई ना कोई ब्रॉडकास्ट करेगा, और करेगा तो पैसिव सेंस तो बनानी ही है। लेकिन इसके बाद में जब वो एग्जामिनर आपको ब्रॉडकास्ट लिख के देगा ना, तो आपको लगेगा कि यार ये तो फर्स्ट फॉर्म है, आपको लगेगा कि यार ये तो फर्स्ट फॉर्म है। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाहे वो इसे सेकंड फॉर्म की तरह यूज करे, चाहे वो इसे फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज करे, चाहे वो इसे थर्ड फॉर्म की तरह यूज करे, ये रहेगी हर हाल में ब्रॉडकास्ट ही, आप इसको कास्टेड नहीं कर सकते। तो एग्जामिनर भाई साहब ने ये जो यहाँ कास्टेड करके दे रखा है ना, यही गलती की है। यानी कि ये कास्टेड नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर भैया नो इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। अच्छा, यहां पे देखो कास्टेड इस वाले ऑप्शन में भी कर रखा है, और आपका इसमें इज है और इसमें आर है। तो आप देखो ना, आपका सब्जेक्ट जो है वो तो ये न्यूज ही है, और न्यूज आप जानते हो कि भाई कैसा होता है, अनकाउंटेबल नेचर का होता है। हम बोलते हैं अ पीस ऑफ न्यूज, आ न्यूज नहीं बोलते कभी भी। ठीक है, आई हैव अ न्यूज नहीं बोलते, आई हैव अ पीस ऑफ न्यूज ऐसे बोलेंगे। तो अब आप देखो, यहाँ पे न्यूज आपका जो दे रखा है ये सिंगुलर है। अभी ये दिखने में सिंगुलर है, आपको लगेगा कि यार इसमें एस लग रखा है तो कहीं ये प्लूरल तो नहीं है। तो मेरे प्यारे साथी, ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो इसके हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, आर नहीं आ सकता। तो इज ब्रॉडकास्ट आपका आंसर बनेगा। ठीक है भाई, न्यूज आपका कैसा है, सिंगुलर है। ठीक है भाई, तो यहां पे अगर हम बात करें, कहां पे गड़बड़ दे रखी है भाई, ये बी पार्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। न्यूज सिंगुलर नाउन है आपका, ठीक है भाई, सिंगुलर नाउन है। क्योंकि अबाउट प्रेपो है, प्रेपो के बाद ये द सर्च इसका ऑब्जेक्ट हो गया, फिर इन प्रेपो के बाद कोविड-19 केसेस इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो अल्टीमेटली सब्जेक्ट तो न्यूज ही बना ना, तो इस वजह से सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ दो ऑप्शन में तो आर ही दे रखा था, इसमें गलती दे रखी थी कास्टेड करके, तो नो इंप्रूवमेंट, वैसे नहीं होगा, बी ऑप्शन। जैसे भी चाहे वैसे लगाओ, बस आपका आंसर विद इन सेकेंड और जल्दी से आना चाहिए, वो भी करेक्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा द स्टूडेंट अपोलोजाइज द टीचर फॉर द डिले इन द सबमिटिंग द असाइनमेंट। तो क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरे प्यारे साथी, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2022 वाले पेपर का। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बस आपको अपोलॉजी, जो आपकी अपोलोजाइज वर्ब होती है, अपोलोजाइज, इस वर्ब के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर ठीक कर सकते हैं। कैसे भैया, देखो, अपोलोजाइज जो वर्ब होती है इसका मतलब होता है माफी मांगना। और मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ब होती है इसके साथ में आप इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ये मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब होती है आपकी। कैसी वर्ब होती है मेरे प्यारे साथी, इंट्रांजिटिव। तो इसका ना खास बात होता है, ये अपनी फिक्स प्रेपोजिशन साथ लेके आती है, मतलब ये फिक्स प्रेपोजिशन अपनी साथ लेके चलती है। अपोलोजाइज जो वर्ब होती है ये फिक्स प्रेपोजिशन साथ लेके चलती है। तो क्या होती है भैया इसकी प्रेपोजिशन की कहानी, बता देते हैं आपको। प्रेपोजिशन चैप्टर में भी इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, जो यहाँ पे ये आपको वर्ब दे रखी है अपोलोजी, ये जो आपको वर्ब दे रखी है, इस वर्ब के बाद आप याद रखना, जब आप माफी मांगेंगे तो जाहिर सी बात है
एक पर्सन दूसरे पर्सन से ही माफी मांगेगा। अब जिस पर्सन से आप माफी मांग रहे होंगे, याद रखना, जिस पर्सन से आप माफी मांग रहे होंगे उस पर्सन से पहले आपको अपोलोजाइज वर्ब लगाएंगे और उस पर्सन से पहले आपको टू प्रेपो यहां पे लगानी पड़ेगी। क्या प्रेपो लगानी पड़ेगी? टू प्रेपोजिशन। समझ पा रहे हो? टू प्रेपोजिशन आपको लगानी पड़ेगी। एक मिनट दीजिए जरा मुझे, मैं थोड़ा सा इसको देखिए। मैंने क्या कहा कि अपोलोजाइज जो है, जिस पर्सन से, एक पर्सन दूसरे पर्सन से माफी मांग रहा होगा तो उस पर्सन से पहले आपको टू प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। अच्छा, फिर दूसरी चीज, अब भाई दूसरे व्यक्ति से अगर आप माफी मांग रहे होगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई चीज होगी जिसके लिए आप माफी मांग रहे होंगे, तो उस चीज के लिए भी आपको एक प्रेपोजिशन यहां पे लगानी पड़ती है, जो कि होती है मेरे प्यारे साथी फॉर। कौन सी प्रेपोजिशन होती है? फॉर। तो ये दो प्रेपोजिशन आपको लगानी पड़ती हैं अपोलोजाइज वर्ब के साथ में। जिस व्यक्ति से आप माफी मांगेंगे उससे पहले आपको टू प्रेपोजिशन लगानी पड़ती है, और जिस चीज के लिए आप माफी मांगेंगे उससे पहले आपको फॉर प्रेपोजिशन लगानी पड़ती है। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आशा करता हूं कि ये फिक्स प्रेपोजिशन याद करने वाली होती हैं भाई, इनको याद रखना पड़ता है, और बहुत सारी होती हैं तो सारी याद भी नहीं रख पाते, इवन हमें भी याद नहीं है सारी तो अगर हम बात करें। लेकिन हाँ, इतना पता है कि जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमको दिमाग में आ जाती हैं कि भाई हाँ, इसके साथ यही वाली फिक्स प्रेपोजिशन होगी, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन लगा रखे हैं इस चीज़ के। तो आप भी जब बहुत सारे क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको भी ये चीज़ें ऐसी ही हो जाएंगी। तो फिलहाल यहाँ पर तो गलती है भाई, टू प्रेपोजिशन यहाँ होनी चाहिए। तो किस ऑप्शन में नजर आ रही है? यहाँ भी नहीं दे रखी, यहाँ भी नहीं दे रखी, क्वेश्चन में भी नहीं दे रखी, केवल एक ही ऑप्शन में टू प्रेपोजिशन दे रखी है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बता दो भाई, क्या और किसी ऑप्शन में दे रखी है टू प्रेपोजिशन? केवल इसी में तो दे रखी है, ये देखो। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बाकी देखो यहाँ पे डिले के लिए तो मैंने कहा था ना, किसी ना किसी चीज की बात होगी तो उससे पहले फॉर प्रेपोजिशन आएगी। देखो ये दे रखी है, और जिस पर्सन से माफी मांग रहे होगे उससे पहले आपको टू प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। ये सीजीएल प्री 2022 का क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ो। करेक्ट, कंप्यूटर क्राइम हैव बीन इन द न्यूज सिंस द 1980s। तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो मेरे प्यारे साथी, कंप्यूटर क्राइम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि क्राइम आपका सिंगुलर होता है, क्राइम्स प्लूरल होता है। तो क्राइम सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। एग्जामिनर ने प्लूरल लगा रखा है, इसका मतलब गलती तो हो गई भाई, हैव तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो जो नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन है ये तो खत्म हो गया, क्योंकि गलती मिल गई ऊपर। अब देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे तो मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे अब हैज चाहिए, तो आप देखो यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप एक बात समझो, आपका जो क्राइम होता है वो न्यूज में होता है। हम कहते हैं ना खबरों में, ये जो आपका जो क्राइम हुआ है ये आजकल बहुत खबरों में है, खबरों में है। तो ऑन द न्यूज नहीं होता है, इन द न्यूज होता है। अच्छा, अब इन द न्यूज होता है तो अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा? क्या फ्रॉम होगा या सिंस होगा? तो मेरे प्यारे साथी, अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन बात बताने जा रहा हूं। ये टेंस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको बस मैं यहां पे इंक्लूड कर रहा हूं थोड़ी सी जानकारी के लिए। याद रखना, सिंस और फ्रॉम दोनों की दोनों प्रेपोजिशन होती हैं। हालांकि सिंस आपका मेरे प्यारे साथी कंजंक्शन भी हो जाता है, लेकिन सिंस और फ्रॉम दोनों प्रेपोजिशन का भी काम करते हैं। अब चूंकि मैं इन दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूं तो मैं केवल बता रहा हूं कि दोनों प्रेपोजिशन होती हैं। और याद रखना है एक डिफरेंस जो कि दोनों के बीच में होता है। ये पहली बात हो गई कि ये प्रेपोजिशन होती हैं। अब दूसरी बात मैं इसके बारे में बता रहा हूं, वो भी सुन लो। दूसरी बात ये है कि ये दोनों के दोनों वर्ड, सिंस और आपके फ्रॉम, ये दोनों के दोनों वर्ड जो होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए आते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम को किसे दिखाने के लिए आते हैं? दोनों के दोनों पॉइंट ऑफ टाइम को। अब यार अभी तो डिफरेंस हो ही नहीं रहा है इनके अंदर भाई। सिंस और फ्रॉम दोनों प्रेपोजिशन है, बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए आते हैं। तो भैया जी कुछ तो अंतर होगा ना दोनों के अंदर? है, एक अंतर है। वो अंतर ये है कि जो आपका ये फ्रॉम होता है, ये मेरे प्यारे साथी फ्यूचर के टेंस में यूज किया जाता है। यानी जब फ्यूचर में आपको पॉइंट ऑफ टाइम की बात करनी होगी तब आप फ्रॉम का यूज करेंगे, और जब आपको पास्ट या प्रेजेंट में आपको जरूरत पड़ेगी, यानी पास्ट की किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करनी होगी, तो उस केस में आप सिंस का यूज करेंगे।
क्या मेरी बात आपको समझ में आई? मैंने कहा कि जब आपको फ्यूचर में कभी पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने की जरूरत पड़ेगी तब फ्रॉम का यूज करेंगे, और जब आपको पास्ट में पॉइंट ऑफ टाइम की जरूरत पड़ेगी तो आप सिंस का यूज करेंगे। तो आशा करता हूं कि ये तीनों पॉइंट आप समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से। फिलहाल आप मुझे देखकर बताइए कि कौन सा आंसर होना चाहिए। क्या ये? नहीं भैया जी, क्योंकि हम तो यहां पे कौन सी टाइम की बात कर रहे हैं कि भाई 1980s में ये जो चीजें थी कंप्यूटर क्राइम, वो बहुत ज्यादा खबरों में है। 1980s के दौरान खबरों में थे। तो मेरे प्यारे साथी, ये पास्ट के पॉइंट की बात कर रहा है, तो मैं फ्रॉम से तो इसको नहीं दिखा सकता, मुझे सिंस से दिखाना पड़ेगा, यानी डी ऑप्शन मेरा क्या होगा? राइट आंसर। सिंपल है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2021 का। बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए भाई। कह रहे व्हाट वर द एग्जाम्पल्स दैट द राइटर गेव टू प्रूव्ड हिज पॉइंट। भाई कौन से वो उदाहरण हैं जो कि एग्जाम्पल ने, मतलब राइटर ने दिए अपने आप पॉइंट को प्रूव करने के लिए। तो क्वेश्चन में आप नोटिस करो भाई, ये आपका इंप्रूव करने वाला पार्ट है। आप इसमें नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई यहां सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रखी है। बिल्कुल ठीक है, लगा रखी है, ठीक है। आगे आप नोटिस करोगे तो टू के बाद, चूंकि ये टू जो है वो इन्फिनेटिव है। अब अगर टू इन्फिनेटिव है तो यहां पर आपने जो ये लगा रखा है भाई, इसमें तो ये आपको वर्ब लगानी चाहिए। तो टू के साथ में आप जानते हो जब टू इन्फिनेटिव का काम करता है तो इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है भाई, तभी तो फुल इन्फिनेटिव बनता है आपका। क्योंकि वैसे तो गेव ट्रांजिटिव वर्ब है, फिर तो इसके बाद आपको इसका ऑब्जेक्ट लगाना चाहिए। लेकिन क्या आपको इस इन्फिनेटिव के बारे में जानकारी है? इन्फिनेटिव यानी जब वर्ब एडवांस में पढ़ा रहा था वहां मैंने आपको बताया था कि जब आप इन्फिनेटिव यूज करते हैं तो मेरे प्यारे साथी वो नाउन के जैसे एक्ट करता है। यानी जो काम नाउन कर सकता है वो काम आपका इन्फिनेटिव भी करता है। यानी नाउन आपका सब्जेक्ट बनता है तो इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन आपका ऑब्जेक्ट बनता है तो इन्फिनेटिव भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो इसी प्रकार से गेव जो कि एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसको उसका ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो इसी वजह से हमें यहां पे इन्फिनेटिव चाहिए। इन्फिनेटिव समझ में आ गई? जो बच्चे यहां टू को प्रेपोजिशन समझ के यहां पे प्रूविंग करने की सोच रहे होंगे गलत हो जाएंगे, या यहां पे प्रेपोजिशन लगा के प्रूविंग करने की सोच रहे होंगे तो गलत हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है ये सारी चीजें, बैच में देखना ध्यान से। तो यहाँ पे गेव वर्ब तो ठीक है, लेकिन ये टू के बाद जो आप ईडी फॉर्म लगा रहे हो थर्ड फॉर्म, ये गलत हो जाएगा। तो यानी कि गलती हमें मिल चुकी है कि ये तो नहीं होगा भाई, यानी नो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे गिव के बाद देखो ये कर दिया, देखो गड़बड़ ये कर दिया, देखो तो ये चीज गलत हो गई ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है भाई, तो ये चीज तो गलत हो गई। अब देखो यहाँ पे कह रहा है व्हाट वर द एग्जाम्पल्स दैट द राइटर गेव टू प्रूव हिज पॉइंट। ठीक है भाई। अब देखो यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो प्रूविंग नहीं, मैंने कहा प्रेपोजिशन कुछ भी लगा रखी हो नहीं चलेगा वो वाला ऑप्शन। अब यहां पे देखो, यहां ये चीज दे रखी है, यहां ये चीज दे रखी है, लेकिन यहां पे पता है कितना बेसिक सा पॉइंट दे रखा है। आप देखो ये डैट के साथ में एक नई क्लाउज शुरू हो रही है, तो द राइटर आपका सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब आएगी। अब आप समझो, अगर मैंने गिवन लगा दिया तो ये तो थर्ड फॉर्म है और गेव सेकंड फॉर्म है। तो मेरे प्यारे साथी अगर मैं थर्ड फॉर्म लगाऊंगा तो इससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, तभी तो लगा पाएंगे थर्ड फॉर्म हम। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी। डायरेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे तब काम चलेगा, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी ना उससे पहले, तो बात गलत हो जाएगी वो। समझ में आ गई बात भाई? आशा करता हूँ समझ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 भाई, इसकी बात करेंगे जल्दी से। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका आंसर करिए तो जरा। क्वेश्चन पढ़िए, ये सीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन है 2020 का। क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है द एनिमल रिसेंबल्ड विद अ कैट। भाई कोई एनिमल है वो कैट के जैसा दिखता है, लाइक जैसे चीते वगैरह, या हम बात करें तेंदुआ, बड़ी बिल्ली बोलते हैं उसको, बिग कैट। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे रिजेंबल वर्ब आपको दे रखी है, इसका मतलब ही होता है कि बिल्कुल एक दूसरे से मिलता जुलता। तो इसका मतलब ही ये होता है। अब ये जो वर्ब होती है ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो इसके साथ में कोई प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है तो यहाँ भी प्रेपोजिशन लगा रखी है, यहाँ भी लगा रखी है, और यहाँ पे तो लगाई रखी है, तो नो इंप्रूवमेंट भी नहीं होगा। केवल एक ही ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर बनेगा, वो है फर्स्ट वाला। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भाई।
ठीक है, तो रिजेंबल जो वर्ब होती है ना, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, हमेशा याद रखना ये चीज को। इससे पहले अगर कोई प्रेपोजिशन एग्जामिनर लगा के देगा तो वो चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। चलिए अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सीपीओ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए रखा है ताकि मैं आपकी पॉजिटिव वर्ब की थोड़ी सी नॉलेज जो है वो चेक कर पाऊँ, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी बातें पॉजिटिव वर्ब से रिलेटेड बताई हैं, और बहुत चीज़ें बताई हैं जिनकी मदद से आप सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन को फोड़ पाएंगे। तो चलिए जरा इसका आंसर बताइए मुझे क्या होगा भाई। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है आई मेड देम क्लीनिंग द रूम थ्रोली, यानी मैंने उनसे अपना मैंने उनसे रूम साफ करवाया, पूरा पूरा रूम साफ करवाया उनसे मैंने। तो मुझे बताइए कि यहां पे कौन सा ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। क्या दिया गया चीज ठीक है? अगर दी गई चीज ठीक है तो नो इंप्रूवमेंट लगा देना, और अगर दी गई चीज ठीक नहीं है तो इसको ठीक करो। तो आप देखो, कह रहा है आई मेड, मेड यहां पे पॉजिटिव वर्ब है, देम ऑब्जेक्ट है, क्लीनिंग आपका वो मेन काम है जो करवाया गया है, यानी ये मेन वर्ब है। अच्छा, क्या करवाया गया है? रूम साफ करवाया गया है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है। थ्रोली का मतलब है पूरी तरीके से, यानी ये एक एडवर्ब है। ठीक है भाई, तो अब जरा मुझे देखकर बताओ, आप नहीं जानते कि ये जो मेड है, यानी कि जो ये मेक आपकी ट्रांजिटिव, वो जो आपकी मेक कॉजेटिव वर्ब है, ये है आपकी, इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ यूज इसलिए की गई है क्योंकि वो पास्ट टेंस में बोलना चाह रहा है। मैंने आपको बताया था ना, जो हम कॉजेटिव वर्ब यूज करते हैं, गेट हो गई, हैव हो गई, और आपकी मेक हो गई, ये तो अकॉर्डिंग टू टेंस चलेंगी अपने हिसाब से। प्रेजेंट में लगाना होगा प्रेजेंट में यूज कर लो, पास्ट में लगाना होगा पास्ट में यूज कर लो, तो ये तो अपनी टेंस के अकॉर्डिंग बदलती रहेंगी। लेकिन जो आप मेन काम करेंगे, यानी जो इनके साथ जो मेन वर्ब आप यूज करेंगे, तो वो भाई साहब इनके साथ फिक्स होती है। यानी गेट और हैव के साथ तो वो थर्ड फॉर्म में आएगी, गेट और हैव के साथ वो थर्ड फॉर्म में आएगी, लेकिन मेक के साथ किस में आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। दो बार इसमें भी मैंने बता दिया ताकि आप इसको कर पाए। अब मुझे बताओ फर्स्ट फॉर्म कहाँ नजर आ रही है? तो आप कहेंगे भैया जी देखो यहाँ नजर आ रही है। मैंने कहा यार भैया बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और कहाँ नजर आ रही है जरा मुझे देख कर बताओ। तो आप कहेंगे भैया यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं दे रखी, तो इस वजह से यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे दे तो रखी है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पे ये चीज गलत कर दी भाई। मैंने कहा ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। अब आप एक बात बताओ, केवल अगर मैंने मेकिंग लिख दिया तो क्या ये वर्ब किसी टेंस को दिखाएगी? केवल अगर मैंने मेकिंग लिख दिया, अगर इससे पहले मैं कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना लगाऊं, तो क्या ये किसी टेंस को दिखाएगी? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, किसी टेंस को नहीं दिखा रही है। तो ये चीज भी गलत हो जाएगी। केवल एक ही ऑप्शन हमारा है जो राइट है भाई। यहाँ पे ये ना थोड़ा सा टाइपिंग मिसप्रिंट हो गया है, ये स्लैश लग गया है, हालांकि ये मेड ही है, ये वाली वर्ब ही यहाँ पे लिखी हुई है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आई मेड देम क्लीन, तो हमें मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में चाहिए, वो केवल फर्स्ट ऑप्शन में दे रखी है, एकदम राइट। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो ये मेकिंग करने की मत सोचना, गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगी तभी तो बताओगे किसका कॉन्टिन्यूस है। भाई मैंने अगर इज लगा दिया तो आप तुरंत बता देंगे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, आर लगा दिया तब भी बता देंगे, एम लगा देंगे तब भी बता देंगे कि प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, वॉज या बर लगा देंगे तो तुरंत बता देंगे पास्ट का कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, और बिल भी सेल भी लगा देंगे तो तुरंत बता देंगे फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस है। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनसे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, तब टेंस का निर्धारण होगा पूरी तरीके से। तो आशा करता हूँ कि भाई वर्ब चैप्टर आपने बढ़िया तरीके से मेरे साथ प्रैक्टिस किया है, बढ़िया तरीके से चीज़ें आपने मेरे साथ सीखी हैं। बाकी अब हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे भाई, और मिलते हैं आप लोगों से नई क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।